नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के आतंकवादी एक को किया गिरफ्तार। दूसरी बड़ी अपडेट, अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3 2022 के लिए इसरो ने बनाया मास्टर प्लान। बड़ी खबर, इस साल लॉन्च होंगे 19 ताबड़तोड़ मिशन। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन से सटे इलाके में घुसकर फहराया 104 फीट झंडा। झंडे की ऊंचाई है 104 फीट तिरंगा, वो हम आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किया नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह ने भरे हुंकार, कहा इतिहास। बीजेपी यूपी में इतिहास दोहराने जा रही है, बाबा सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे आपको। जहां हाइपरसोनिक प्लेन बना रहा है चाइना, 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ेगा उड़ान। खतरनाक तरीके से अमेरिका पहुंच बनाने तक तैयारी। तो एक एक करके बताएंगे। कर्नाटका में हिजाब का मामले के साथ साथ असद ओवैसी पे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक गिरफ्तार। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। रोने लगा ओवैसी, यूपी में आने के बाद सीआरपीएफ देगी अब जेड श्रेणी की सुरक्षा। इनकी ओवैसी की सुरक्षा में भी इजाफा हो गया है। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओवैसी पर हुए हम लोग को लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों को कहीं न कहीं निशाने पर ले रखा है सेना के जवानों ने। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ताबड़तोड़ कई आतंकी ढेर, एक गिरफ्तार। लश्कर के उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पुलिस और सेना ने लश्कर के एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तारी बांदीपोरा के चंदरगीर हाजिन इलाके से की गई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान शब्बीर अहमद डार के रूप में बताई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार गुरुवार को लश्कर से जुड़े टीआरएफ के आतंकवादियों की सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए बांदीपोरा पुलिस ने सेना के साथ एक चंदरगढ़ हाजिन में एक नाका लगाया। इस दौरान पैदल चलने वालों और वाहनों की तलाशी लेने के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति ने नाका पार्टी को देखकर अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इनमें कई आतंकी ढेर और एक को दबोच लिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इस बार बहेगी विकास की गंगा। 30,000 करोड़ रुपए बजट में एक्स्ट्रा दिया गया है लद्दाख को। दरअसल दोस्तों, लद्दाख में अगर बात करें तो विकास तेजी के साथ डेवलपमेंट बढ़ रहा है। अगर बात करें इस बजट में, तो इसी बजट में 30,000 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए अलग से दे दिए गए हैं। यानी अगर हम बात करें तो एक अलग से पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में अलग से ही 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और नित्यानंद राय ने, गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, कहा है कि लद्दाख के संपूर्ण विकास के लिए। एक और अपडेट लेते हैं। अगस्त में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 2022 के लिए इसरो ने बनाया बड़ा प्लान। इस साल लॉन्च होंगे मिशन 19। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। 2 साल पहले चंद्रमा मिशन के दौरान इसरो का स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह से टकरा गया था। इस तरीके से ये मिशन फेल हो गया था। दरअसल अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में हुई देरी से जुड़े सवालों के जवाब में टाइमलाइन जारी की थी। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा है कि चंद्रयान 2 मिशन में मिली सीख और वैश्विक विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है और इसे अगस्त 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। मिशन में लगातार हो रही देरी के कारणों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में इसरो की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, कोविड-19 महामारी के चलते थोड़ा मिशन प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन हमारा मिशन भटका नहीं है। हम चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च करेंगे और इसमें सफलता भी हासिल करेंगे। एक और अपडेट, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू चीन से सटे इलाके में घुसकर फहरा दिया 104 फीट तिरंगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सर्किट हाउस तवांग के ऊपर नंगपंगा नटमे में 104 फीट लंबा स्मारक राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ये स्मारकीय ध्वज भारत में ऊंचाई के मामले में 1000 फीट की ऊंचाई पर दूसरा सबसे ऊंचा स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज है। चीन से देखने के बाद भी ये तिरंगा बेहद शान से फहराता दिखाई देगा। इसको आपको बता दें, राज्यपाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री पेम सिंह तमांग, अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पट्टिका का अनावरण किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो अपने आप में एक तरीके से गौरव की बात है कि चीन से सटे इलाके में 104
फीट झंडे की ऊंचाई है। 104 फीट ऊंचाई वाला ये झंडा पूरी शान से तिरंगा फहरा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कर्नाटका के एक कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से रोका गया तो रोने लगे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कर्नाटका के एक कॉलेज प्रशासन पर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि लड़कियों को शिक्षित करने का उनका नारा खोखला है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक और खोखला नारा है। मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ उनकी पोशाक के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुसलमानों के हाशिए पर जाने के वैध बनाना गांधी के भारत के गोडसे को भारत में बदलने की दिशा में एक कदम है। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड संबंधी आदेश पर कटाक्ष करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती और भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी तस्वीरें पोस्ट की है। आपको बता दें, कर्नाटका में ये मांग हो रही है कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश दिया जाए, जबकि शिक्षा मंत्री का कहना इस तरीके की चीज़ अगर होगी तो अभी हिजाब, फिर बुर्का, फिर ये नमाज, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये शिक्षण संस्थान है, ये धर्म का मंदिर नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं। भारत ब्रिटेन ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र परामर्श आयोजित किया। दोनों देशों ने यूएनएससी एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा, कई अहम मुद्दों पर हुई है बातचीत। दरअसल आपको बता दें, भारत ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र परामर्श गुरुवार को दिल्ली में आयोजित किया गया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को यूएनएससी में संबंधित प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी है। साथ ही यूएनएससी एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, विशेष रूप से आतंकवाद, शांति स्थापना, यूएनएससी प्रतिबंध समितियों और यूएनएससी सुधारों के काम करने के तरीके पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंचों के साथ साथ मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। योगी के नामांकन से पहले शाह ने बताया गोरखपुर का नया मतलब, कहा कभी माफियाओं का था ठिकाना, अब यह पूरी तरीके से बदल चुका है। दरअसल आपको बता दें, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बीजेपी एक बार फिर यूपी में 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने यूपी को माफिया मुक्त बनाने के लिए योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर का लगातार विकास हो रहा है। शाह ने कहा है कि कभी गोरखपुर यूपी और बिहार के माफियाओं का छिपने का ठिकाना बना हुआ था, लेकिन अब योगी ने इसका मतलब ही पूरी तरीके से बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं एयरपोर्ट से गोरखपुर आया, पहले भी आया हूँ, हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी बढ़ती जा रही है, अच्छा दिखता है। एक ज़माने में गोरखपुर को यूपी के बिहार के माफिया के छिपने की जगह थी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले बाकायदा पूजा पाठ किए और उसके बाद वो नामांकन के लिए निकले। अब 10 मार्च को कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, असद ओवैसी पर हुआ हमला, दोनों आरोपी फिलहाल के लिए गिरफ्तार। ये दोनों भगवा ब्रिगेड से जुड़े भी हैं। आपको बता दें, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, तस्वीरें जो है वायरल हुई है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के जहरीले भाषण और बयानों से ये पूरी तरीके से गुस्साए हुए थे। दरअसल आपको बता दें, असद ओवैसी के काफिले पर हापुड़ टोल प्लाजा पर हमला करने वाले 2 लोगों को यूपी पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में जब अलग अलग जानकारी सामने आई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असद ओवैसी पर हमला करने के लिए सचिन और शुभम नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सचिन पर पहले ही 307 का मुकदमा दर्ज है। 12 बजे पुलिस प्रशासन ने कहा इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दरअसल आपको बता दें, अगर बात करें तो दूसरा सचिन की बात करें तो सचिन शर्मा पर 307 का मुकदमा पहले ही दर्ज है, जबकि शुभम सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर हम बात करें तो उन्होंने पूछताछ में शुभम ने बताया है कि फिलहाल वो असद ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबर ओवैसी के जहरीले बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी के भाषण सुनते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। आपको बता दें, इसके साथ ही सचिन की बात करें तो सचिन शर्मा देशभक्त सचिन हिंदू नाम से एक
फेसबुक पेज बनाया है जिसमें उन्होंने असद ओवैसी के गले काटने की तस्वीरें शेयर की थी। आपको बता दें कि इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही, कुछ दिन पहले इन्होंने, सचिन ने कहा था कि पीएम मोदी मुझे RDX बम लगाकर हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में फेंक दो, मैं तैयार हूँ भारत माँ के वीर जवानों का कर चुकाने। यानी अपने आप में एक तरीके से कट्टर देशभक्त है सचिन शर्मा। उनके पिता सचिन विनोद पंडित ने बताया है कि 20 से 25 प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदारी का काम करते हैं, जिनमें वो कंपनियों को लेबर प्रोवाइड करते हैं और उनका बेटा सचिन भी उनके साथ ही काम करता है। गुरुवार करीब सुबह 8 बजे वो घर से यह कहकर निकला कि कंपनी में बात करने जा रहा हूँ, और उसके बाद वो नहीं है। सहारनपुर का दूसरा आरोपी शुभम और जिनके पिता का नाम प्रमोद गुर्जर है, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से NCR में आते जाते रहते हैं। तो ये पूरा मामला, हालांकि दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच असद ओवैसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनको CRPF सुरक्षा देगी और जेड श्रेणी की सुरक्षा होगी। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि गोली चलानी है तो हमें गोली चलाओ, हम डरते नहीं। इस तरीके से ओवैसी भी भड़काने में लगे हैं। एक और अपडेट बलूच नेशनल आर्मी के बारे में आप समझिए, जो पाकिस्तान सेना के लिए बन चुके हैं सिरदर्द। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान की सैनिकों पर भीषण हमला हो रहा है। कल हमने परसों बताया था कि 40 सैनिकों को ढेर कर दिया है, जबकि बलूचियों ने कल एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें, ये आंकड़ा अब तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे एक गुट फिर सक्रिय है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 बलूच अलगाववादी संगठन यूनाइटेड बलूच आर्मी UBA और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी BRA के कारण नई बलूच नेशनल आर्मी VNA बनी है। VNA ये 2 संगठन मिलाकर एक नया संगठन VNA बन चुका है। पाकिस्तान से असंतुष्ट बलूच लोगों को सहयोग भी मिल रहा है, और यही कारण है कि BLA जो है लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं और सीधा सीधा उनको मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में तो नहीं, लेकिन